जल्दी 1 तारीख से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होगा जियो का। और हम इसको लास्ट जुलाई तक खत्म करेंगे। उसमें कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, कुछ और कम से कम 3 से 4 क्लासेस डेली लाइव मिलेंगी। तो अगर आपको जुड़ना आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच हेपेटाइटिस वायरस इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्त आदान में सबसे अधिक कौन सा हेपेटाइटिस वायरस फैलता है, आपको बताना है। जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस सबसे अधिक फैलता है। आप लोग पूरा आंसर जल्दी जल्दी देंगे तो हम जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस ई। जैसे जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, जिसको रक्तदान बोलते हैं, तो कौन सा हो गया? जी बता रहे हैं बी, ओके। तो कौन सा हेपेटाइटिस वायरस सबसे अधिक फैलता है? ओके, रामकृति जी बता रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल सही है, रामकृति जी का सही है, सी। आपको पता है जो हेपेटाइटिस सी होता है, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो हेपेटाइटिस सी सबसे अधिक फैलता है। तो इसको ऑप्शन सी लगाइएगा, बाकी सबका गलत है, आपका सही है, ठीक है। रामकृति जी ऑप्शन सी है, रक्तदान करते समय आपका हेपेटाइटिस सी सबसे अधिक फैलता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस मुख्यतः महामारी अर्थात एंडेमिक का कारण बनता है? ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस ई, सी हेपेटाइटिस बी और डी हेपेटाइटिस डी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा वायरस है, ठीक है, जो कि आपका एंडेमिक या महामारी के कारण बनता है। जल्दी से बताएंगे आप। ऑप्शन ए बी सी डी में से जो आपको इसका आंसर लिखा है हेपेटाइटिस ई, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर वाला लिखा है हेपेटाइटिस ई, याद रखिएगा। महामारी एंडेमिक के कारण आपका हेपेटाइटिस ई सबसे अधिक करता है, ठीक है जी, लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। और विकासशील देशों में इसके कारण बनता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर इसका रिवील हो गया पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। विच हेपेटाइटिस वायरस इज मोस्ट डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय, जी ध्यान दीजिए अपन, ठीक है, प्रेगनेंसी के समय कौन सा हेपेटाइटिस वायरस सबसे अधिक खतरनाक होता है? ए बी सी ई। जी मुझे दिख गया, ठीक है। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो प्रेगनेंसी में सबसे अधिक खतरनाक होता है? आप जल्दी आंसर देंगे। आज के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, निश्चिंत रहिए, ठीक है। जिस टाइप के एग्जाम में आएंगे, जो पैटर्न बनेगा उसी टाइप के क्वेश्चन है। कल की तरह हार्ड नहीं, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ओके, 3 का डी बता रही है, आप डी बोले तो ऑप्शन ई, ओके। कह रहे कौन सा गर्भावस्था में, ठीक है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कौन सा ज़्यादा हानिकारक? ओके, सब लोग ई बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ठीक है। आपको पता होगा जो हेपेटाइटिस ई है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को सबसे अधिक प्रभावित करता है और इससे मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट जो होते हैं काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा। जी, दूषित पानी से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। हेपेटाइटिस बी संक्रमण की पहचान के लिए मुख्य परीक्षण क्या है, ठीक है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का परीक्षण करना हो तो मुख्य परीक्षण कौन सा? नमस्ते पम्मी जी। तो मुख्य कौन सा तरीका निकालेंगे आप? ए एच बी एस ए जी टेस्ट, बी विडाल टेस्ट, सी मैनटास्क परीक्षण और डी एलाइजा टेस्ट। आप जल्दी से आंसर बताएंगे। हेपेटाइटिस बी संक्रमण की पहचान के लिए कौन सा आपका मुख्य परीक्षण है? 4 का है, ओके। एच बी एस ए जी टेस्ट, ओके। जी दीपक जी, वेल सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। जी सभी का आंसर सही आ रहा है। जो आपका एच बी ए एस जी टेस्ट, ये आपका हेपेटाइटिस बी के संक्रमण की पहचान के लिए होता है और ये इसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए। स्टेटमेंट पहला हमसे बोल रहा है हेपेटाइटिस बी स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। जो हेपेटाइटिस, ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी है, ये आपका रक्त और शारीरिक द्रव्यों से फैलता है। सेकंड कथन हमसे कह रहा है हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन और पानी से फैलता है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए है, ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी विरोध जी, मेंटॉक्स के लिए टीबी होता है और विडाल टाइफाइड के लिए, तो बहुत बढ़िया। और एलाइजा जो होता है वो फ्री एड्स के लिए होता है, ठीक है। 5 के दोनों सही बता रहे हैं आप, ठीक है, ओके। ओके, नमस्कार प्रियंका जी, आप दोनों को बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपको पता है दोनों ही सही है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी है ये आपका ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन से फैलता है और हेपेटाइटिस ए जो है ये ओरल फीकल ओरल रूट से फैलता है, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए है ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है और बी जो है रक्त और शारीरिक द्रव्यों से फैलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या लगाएंगे आप? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए विचार किया जाए। पहले हमसे कह रहा है, सेम क्वेश्चन का नहीं अलग है। हेपेटाइटिस बी इज ए डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध है। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध है। आप इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे इसका।
आप 6 का बी बता रहे हैं, ओके। ए सही है, बी गलत है, बिल्कुल ओके। सही जा रहा है रामकृति जी, बहुत बढ़िया। आपको भी पता है कि विटामिन सी का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, और हेपेटाइटिस ए क्या है, वो एक डीएनए वायरस है। सॉरी, हेपेटाइटिस बी क्या है, एक डीएनए वायरस होता है, और हेपेटाइटिस सी का भी टीका उपलब्ध नहीं है। यहाँ क्या लिखा, उपलब्ध है, ठीक है। सो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है, स्टेटमेंट एक करेक्ट है, दो सही, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस ए, ठीक है जी, उसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है आप लोग रट्टा मार के देखिएगा, विनोद जी, वैशाली, सभी लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मान के चलिए उसमें से 50 आपको मिलेगा, ठीक है। आइए, तो नेक्स्ट हम कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के बारे में इन कथनों पर विचार करिए। आइए चलिए विचार किया जाए। ए, हेपेटाइटिस ए मुख्यतः दूषित भोजन और पानी से फैलता है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है, हेपेटाइटिस ए अधिकतर लिवर डिजीज उत्पन्न करता है। 7 का ए, दोनों कथन सही है, ओके, बहुत बढ़िया अजीत जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मुझे सभी का सही आ रहा है। आपको पता है कि इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये डिजीज नहीं करता है, ठीक है। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये लीवर को फुल इफेक्ट नहीं करता है, इससे एक्यूट डिजीज नहीं। सबका गलत है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबका कोई भी, सबका गलत है संजय जी, नहीं। याद रखिएगा, स्टेटमेंट दो गलत है। हेपेटाइटिस ए अक्सर दीर्घकालिक यकृत, क्रॉनिक लीवर नहीं करता है, ठीक है। क्रॉनिक लीवर डिजीज नहीं करता है, ठीक है। ये आपका एक्यूट करता है, ठीक है जी। इन्फेक्शन होता है, बट एक्यूट और क्रॉनिक में अंतर, यहाँ वर्ड्स देखिए ना, क्रॉनिक लिखा हुआ है, और ये एक्यूट पे वर्क करेगा, ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, हेपेटाइटिस बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है जी। हेपेटाइटिस बी जो है, इसके भी, हाँ मुम्मा हो गया, ठीक है। चलिए आप बताइएगा, विचार किया जाएगा। पहला हमसे कह रहा है, हेपेटाइटिस बी रक्त और शरीर द्रव्यों से फैलता है, सही बात लग रही है। फिर कह रहा है, हेपेटाइटिस बी की रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। बताइए क्या होगा इसका। सविता गुप्ता जी, सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाएंगे, हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। जल्दी बताएंगे आप। ये बिल्कुल बात सही है, बहुत शर्म करती, दोनों सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अजीत जी कहाँ सी लगा दिया आपने, नहीं, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका उपलब्ध है भाई। आप हेल्थ डिपार्टमेंट से कहाँ अजीत जी फंस गए, ठीक है। कहाँ फंस गए आप, ठीक है। इसका दोनों ही सही है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड बॉर्न से, और हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है, सी का उपलब्ध नहीं है ना। अजीत जी गलत कहाँ से फंस गया, हेल्थ डिपार्टमेंट से आप, ठीक है। इसका आंसर ये लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं जी, प्रियंका जी, विनीता जी, संजय, सभी का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाएंगे, हेपेटाइटिस ई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस ई के बारे में। गुड इवनिंग अफरोज जी, आपको बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी इच्छा इस बार पक्का पूर्ण करे, ठीक है। चलिए आप बताइएगा, हेपेटाइटिस ई दूषित पानी से फैलता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, हेपेटाइटिस ई गर्भावस्था में बहुत खतरनाक होता है। बताइए इसका क्या होगा। ए, ओके, आप ये बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, फाइजर, फाइजर पुरानी कंपनी जारी रहे आप, ठीक है जी। 9 का है, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोनों सही हैं, आप जानते हैं। बट जो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये थोड़ा डाउट वाला है, बट सही है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई क्या होता है, ओरल फीकर रूट से फैलता है, और गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट होती है, उसको इंक्रीज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस के बारे में इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए। आइए किया जाए। पहला हमसे कह रहा है, हेपेटाइटिस बी इज अ डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमसे, हेपेटाइटिस सी एक आरएनए वायरस है। कि जो हेपेटाइटिस सी है, ये एक आरएनए वायरस है। या एक ना एक तो कोई गलत है, ठीक है। सोच के बताइए इसका क्या आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है, हेपेटाइटिस सी एक आरएनए वायरस है। दोनों सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान से सोच नहीं पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। बट सही है, दोनों सही है। अभी आपने देखा था, हेपेटाइटिस बी क्या है, एक डीएनए वायरस है, और हेपेटाइटिस सी क्या है, एक आरएनए वायरस है। बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। हेपेटाइटिस बी पहले देखा था, डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस सी क्या है, आरएनए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग याद करिए, दोनों सही, बहुत बढ़िया। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, सोच के अच्छा लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे आप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कैसे संबंधित था, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, जो कि ये सीधी भर्ती का एग्जाम है, तो क्वेश्चन जो आप समझ रहे हैं, जो कल मैंने मजाक मजाक में भारी क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन जिस टाइप के आएंगे बस आपको मिलेगा, ठीक है, निश्चिंत रहेगा। उसके स्ट्रैटेजी क्या है, जो अधिकारी बताते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 कैसे संबंधित बताइएगा।
अर्चना जी आप लेट हो गई क्या आज? ओके। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, राष्ट्रपति शासन, जल विवाद या फिर संशोधन। ये लगभग सभी का सही है जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है, ये खत्म हो चुका है। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, इससे बात करना बेकार है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप आ जाएंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेंट इन विच आर्टिकल, बताइए जी, किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ये भी लगभग सभी का सही होगा। वीडियोस को आप लोग लाइक कर लिया करिए, ठीक है, फिर आराम से एग्जाम देते रहिए, ठीक है। 12 का सी बिल्कुल 1968 के द्वारा ही हम संविधान में संशोधन की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का संशोधन होता है, ये लगभग आप सभी को पता होगा, ठीक है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष और राज्यों की सहमति द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? सोच के बताना आपको, कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी समाजवाद और डी न्याय। बताइएगा कौन सा एक आदर्श शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 13 पे। संविधान जब लागू हुआ तो उस समय कौन सा आदर्श शामिल नहीं था, बताइए जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया। आपको पता है समाजवाद जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये 42वां संविधान क्षेत्र के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? इसमें से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं दी गई है? आपको बताना है, जो प्रस्तावना में आप देख रहे हैं स्वतंत्रता, इसमें से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं है? जी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी बिल्कुल सही, रशा से लिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, बहुत बढ़िया। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और फिर आर्थिक स्वतंत्रता, बताइएगा। चौथा घटक बिल्कुल आपको पता है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है यह प्रस्तावना में नहीं दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं बाद में इसको फिर पहले इस समय कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 का है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार के, अभिव्यक्ति के, विश्वास के, धर्म की, उपासना की, ठीक है, ये क्रम से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विशेषता व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है, बताइएगा कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, संप्रभुता या फिर लोकतंत्र। नहीं, ये इतने आसान भी नहीं आएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के आएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। यह विशेषता व्यक्तियों को, जो आसान क्वेश्चन होगा पम्मी जी सबके लिए आसान होगा, जो टफ होगा सबके लिए टफ होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। यह विशेषता व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है, बताएंगे आप। बिल्कुल सेकुलरिज्म सबका सही है, ठीक है। जो सेकुलरिज्म है ये व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन स्वतंत्रता देती है, सो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है, ठीक है, ऐसा कौन सा आदर्श है जिससे हमने रूसी संविधान से लिया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या फिर समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप आ जाएंगे। ये भी लगभग सभी का सही होगा। जिनके ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है उनको वाकई पढ़ने की बहुत आवश्यकता है जी। बिल्कुल 16 का डी सोशलिज्म है, जो सोशलिज्म है समाजवाद, ये बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि जानते हैं, मैं मजाक में बात मजाक मत लीजिएगा, एचसीयू का पेपर आयोग पहली बार करा रहा है, ठीक है। इससे पहले 2008 में हुआ, 2005 का पेपर था, वो 2008 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें सारे पैटर्न चेंज हो गया है। अब क्या पूछेगा, बिल्कुल सिलेबस चेंज हो गया है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ये मैक्सिमम लोग को नहीं पता है, बहुत कम ही लोग को पता है। जिन्हें पता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके कोर्स जो लोग चला रहे हैं, चूंकि हमारे चैनल तो नया है, ठीक है, और इसके कोर्स जो लोग चला रहे हैं वो लोग इसको चला के फंस चुके हैं। फंसने का मतलब ये है उन्होंने फीस इसकी 2000-3000 अच्छी अच्छी फीस ले ली है, बट ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी अभी आई, हो सकता है 10 साल बाद तक ना आए, तो उन्होंने इसको ले तो लिया है, अब इसको लेके फंस चुके हैं, क्योंकि आर ओ लगभग 2-3 साल में आ जाती है, बीओ है 2-3 साल में आ जाएगी, 4 साल में आ जाएगी, बीओ सर्विस से आ रही है। पीसीएस रेगुलर वैकेंसी है, बट ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, तो इन्होंने लेके लोग फंस गए हैं कि यार कहाँ से इसको ले लिया, ठीक है, क्या पढ़ा है क्या ना पढ़ा है, ठीक है। तो ये लखनऊ के टीचर्स का ही हाल चला है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता, प्रयागराज का भी यही है। बुक्स वगैरह देख के आपको अंदाज लग जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपने अपने मत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है? सभी पद नागरिकों के लिए खुले हैं, बी संसदीय प्रणाली, सी जनता के हाथ में सत्ता और डी संसदीय व्यवस्था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
इंडिया जो एक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब निकालेंगे? 17 का ये बता रहे हो कि ठीक है। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ए वाला ज़्यादा, ए वाला ज़्यादा अपीलिंग है। ए वाले में क्या करें, सभी पद नागरिकों के लिए खुले हैं, मतलब नागरिक जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। लोकतंत्र कहते हैं जनता के हाथ में सत्ता, ठीक है। बट इसका आंसर ए होगा, क्योंकि सभी पद नागरिकों के लिए, मतलब नागरिक जो है कुछ भी किसी भी पद पे जा सकता है ना। ए वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए वाला सेंटेंस देखेंगे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका आंसर ए लगाइएगा, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर ए लगाइएगा कि एक इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, उसकी बेसिस पर मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्ष का निवास आवश्यक है, बताइएगा। ठीक है, अगर किसी को पंजीकरण द्वारा इंडिया की सिटीजनशिप लेनी हो तो उसे कितने वर्ष का निवास आवश्यक है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 7 वर्ष? 7 वर्ष, बिल्कुल। अफरोज जी, अर्चना जी, बिल्कुल सही है, 7 वर्ष। इसमें 6 वर्ष टुकड़ों टुकड़ों में, और लास्ट के जो 12 महीने लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपका आंसर ये उससे होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है? ठीक है, ऐसा कौन सा कंट्री है जो ड्यूअल सिटीजनशिप देता है? भारत, जापान, अमेरिका या फिर नीदरलैंड? ऐसा कौन सा देश है जो ड्यूअल सिटीजनशिप देता है? क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 19 पे। जी अफरोज जी, बिल्कुल सी सही है। आपको पता है जो अमेरिका है, यहीं पे आपका ड्यूअल सिटीजनशिप राज्य की अलग होगी और कंट्री की अलग होगी, सो यहीं पे है, बाकी कहीं पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? ठीक है, जो आपका इकोसिस्टम है, इसका अजैविक घटक कौन सा है? ए मानव, बी जीवाणु, सी पौधे और डी फंजाई, और ई इनमें से कोई नहीं, सॉरी, और नन ऑफ द अबव। जी रामकृति जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। विच इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा आपका अजैविक घटक है? आसान है ये भी। अच्छा ओके, ठीक है। ई, बिल्कुल सारे के सारे जैविक है, ठीक है। इसका आंसर ई होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसका आंसर ई होगा, क्योंकि कवक हो गया, पौधे हो गए, सभी अजैविक घटक है, सभी जैविक है, ठीक है। इसमें अजैविक कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ई लगाएंगे, ठीक है। मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? सारे के सारे अजैविक है, सॉरी जैविक है। डैश का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बताइएगा। किसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ऊर्जा का, संख्या का, बायोमास का या फिर मिट्टी का? सॉरी, 21 का ही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऊर्जा का, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा हमेशा क्या होती है? अपराइट होती है, तो ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल सही, ठीक है जी। ऑप्शन है रूबी जी, रामकीर्ति जी, अफरोज जी, सभी का ऑप्शन है सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ए बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, क्या होगा, बताइए। ओके, विनोद जी बता रहे 10% डिक्रीज करेगा, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल सही है, डिक्रीज करेगा, ऊर्जा स्थानांतरण क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेंडेन का लॉ, लेंडमान का लॉ लगाएंगे आप, ठीक है, डिक्रीज करता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन सी सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरे को न लाभ न हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? सबोजिता, परजीविता, सहजीवन या फिर पारस्परिकता? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? आंसर सोच के बताइएगा। जी लिंडमान का 10% रूल, 1942 का। चलो, दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न हानि, उसे हम क्या कहते हैं? ओके, आप सबोजिता बता रहे हैं, ठीक है, ओके। आंसर सोच के लगाइएगा आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। बट क्या कहते हैं, एक को लाभ दूसरे को कुछ, इसको सबूझता कहते हैं, सबूझता। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। म्यूटुअलिज्म में क्या दोनों को लाभ होता है? पैरासिटम एक को लाभ एक को हानि होती है, ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज अ टर्सरी कंज्यूमर, इसमें से कौन सा एक टर्सरी कंज्यूमर है? मोर, लोमड़ी, बाघ, सर्प?
क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 24 पे। इसमें से कौन सा एक तृतीयक उपभोक्ता है? ये भी लगभग सभी का सही होगा। इसमें से कौन सा एक तृतीयक उपभोक्ता है? सी। सी ज़्यादा सही लग रहा है वैसे तो, ठीक है। सी जो है वो ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है जी। बाघ जो तृतीयक हो जाएगा, ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन फूड चेन इज कॉल्ड। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचयन क्या कहलाता है? यूट्रिफिकेशन, दूषण, जैव आवर्धन या फिर एक्यूमुलेशन। ये लेखपाल में सेम क्वेश्चन आया था, सेम ऑप्शंस के साथ, ठीक है। जो लेखपाल का पेपर हुआ था, डिस्कस किया था हम लोगों ने वो पेपर भी। लेखपाल वालों में कम से कम 15 क्वेश्चन हमको मिले थे, जो हमारे क्लासेस से मिले थे, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? 25 कहीं कौन लगा दिया? अफरोज जी कहाँ फंस गए आप? कीटनाशकों का नहीं, जो पोषक तत्वों का बढ़ता है उसको न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी लगाए, ठीक है। क्या होगा आपको? बाय मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है परिवार स्वास्थ्य सेवाएं मातृ एवं शिशु फैमिली हेल्थ सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू, हाँ ये तो इंग्लिश ठीक है, डिवाइडेड इनटू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड टैक्स। बताइए क्या क्या है, ठीक है। वैसे परिवार कल्याण का जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यालय ये लखनऊ कैसर बाग में है, ठीक है। स्वास्थ्य भवन के साइड में है। अच्छा डिपार्टमेंट, 5 डे वर्किंग, अच्छा डिपार्टमेंट, ठीक है। और कुछ मित्र वहाँ पे काम करते हैं, अच्छी जानकारी देते रहते हैं। 26 पे आ जाएंगे आप। 26 का सी बता रही हैं बुके, आप डी बता रहे हैं। अरे ऊपर से देखिए ना कि आप मातृ और शिशु के लिए क्या जरूरी है। वैसे तो सब जरूरी है, बट आइए देखते हैं। कह रहा है कि फैमिली हेल्थ सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू मैटरनल मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एक हो गया, ठीक है। फैमिली प्लानिंग 2 हो गया, हेल्थ एजुकेशन 3 हो गया। चौथा क्या? भोजन, न्यूट्रिशन होगा ना। कहाँ पर दिमाग लगा रहा है? इसका आंसर बी होगा, न्यूट्रिशन। टीकाकरण थोड़ी ना होगा। नहीं, इसका आंसर आप बी लगाइएगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा जरूरी है ना। कह रहे हैं कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ होगा, फिर फैमिली प्लानिंग, हेल्थ। ये कम्युनिटी लेवल की बात हो रही है, कम्युनिटी लेवल पे। आपके सिलेबस में कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी लेवल की बात हो रही है। वहाँ आप टीकाकरण के लिए आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप पहले इसको आप भोजन के लिए भी सलाह देंगे माँ को, ठीक है। तो इसका आंसर बी लगाएंगे, न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका आंसर आप लगाएंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। क्योंकि इसमें फैमिली हेल्थ सर्विसेज का उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रमुख घटक शामिल है। इसमें आपका है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, फैमिली प्लानिंग है, हेल्थ एजुकेशन और फिर न्यूट्रिशन सेवाएं, ठीक है। तो इसका आंसर बी लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, लखनऊ में नहीं रहता, लखनऊ में आता जाता रहता हूँ, तो जानकारी होती रहती है, ठीक है जी। वो केरला पीसीएस का क्वेश्चन था, ठीक है वो। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। अगर कोई बेबी फ्रेंडली, बच्चों के लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है, सोच के बताइएगा। ए हमसे कह रहा है अस्पताल में लिखित स्तनपान नीति होनी चाहिए, ओके। सेकंड हमसे कह रहा है जन्म के 4 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमसे कह रहा है मांग के अनुसार स्तनपान को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका। स्तनपान पे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और बेस्ट फीडिंग के लिए कल मैंने क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो आज समझ जाए, ठीक है, ओके। और श्वेता तोमर जी आप ये बता रही, ठीक है, ओके। 1 and 3, ठीक है। रामकृति जी आप क्या बता रहे हैं? आप ये बता रहे हैं, ओके। सब लोग ये बता रहे हैं, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बहुत सही यही होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। जन्म के 4 घंटे के नहीं, जन्म के 1 घंटे के अंदर में स्तनपान कराना होता है, ठीक है। जन्म के इफ मदर एंड बेबी बोथ आर इन हेल्दी कंडीशन, तो नियम है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर में कोलेस्ट्रॉल माँ का गाढ़ा दूध देना है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और अस्पताल में लिखित स्तनपान नीति होनी चाहिए, और मांग के अनुसार जितना बच्चा फीड करे उसको स्तनपान को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। सो 1 3 बोले तो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो जिन्होंने ये लगाया है मुस्कुराइए, आपका सही, ठीक है जी, बिल्कुल। नहीं, एनएचएम रूल के अकॉर्डिंग जन्म के 1 घंटे के अंदर पिला देना चाहिए, ठीक है, कर देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रेफरल सिस्टम, ठीक है। रेफरल सिस्टम का सही क्रम क्या है? ये भी लगभग सभी का सही होगा। और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी का गलत नहीं होगा। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप, तो किसी का गलत नहीं होगा जी। अगस्त में बस फीडिंग कराई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आप आ जाएंगे।
28 का बी। ओके, देख रहा हूँ क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। सब लोग बी बता रहे हैं क्या? ओके, बिल्कुल सभी का बी से आपको पता है। सबसे पहले सब सेंटर्स होते हैं 5,000 जनसंख्या के आसपास, मतलब प्लेन एरिया के बाद फिर आपका पीएचसी होता है 30,000, फिर आपका 1,20,000 सीएससी होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर आपका मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन बेस करके जी, बी सभी कैसे है, ठीक है जी। स्वाति जी, अफरोज जी, कौशिक जी, सॉरी वैशाली जी नहीं, क्या नाम आपका, नाम ही भूल गया मैं। कौशाली जी, ठीक है, सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जो आपका WIFS प्रोग्राम है, इसका टारगेट ग्रुप कौन है बताइएगा। ए, आंगनबाड़ी जाने वाले प्री स्कूल बच्चे। बी, कार्यरत महिलाएं। सी, स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स। एंड डी, माइग्रेंट वर्कर्स। बताइएगा इसका टारगेट ग्रुप कौन है। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है, इसका लक्षित ग्रुप कौन सा है। हमने ये पूरा प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, किसी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको याद आ रहा हो सारे प्रोग्राम का, हमने प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रामकीर्ति जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको पता होगा जो स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स है, खासकर एल्डरली गर्ल्स में चूंकि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस बीच के आसपास, ठीक है। तो उनमें इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी सही है बिल्कुल इसका। आपको WIFS आपने प्रोग्राम अगर पढ़ा, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IDSP में जब लोग स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, ठीक है, IDSP में जब लोग स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं तो उनसे सूचना एकत्र की जाती है, तो उसमें से क्या कहा जाता है। IDSP मैंने पढ़ाया है, अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। IDSP मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाया है, अगर ये गलत हो रहा है तो विश्वास मानिए दिक्कत है। ए, पैसिव सर्विलांस। बी, एक्टिव सर्विलांस। सी, सेंसलेस सर्विलांस। नहीं, IDSP पढ़ा था, ठीक है, सॉरी, मैं पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। सेंसलेस सर्विलांस। और डी, अपॉर्चुनिस्टिक सर्विलांस। बताइए किसका आंसर क्या होगा। ओके, गुड नाइट शिवाजी। नहीं, मैंने IDSP पढ़ा नहीं, ठीक है। ओके, सबक बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना जी आप ए बता रही हैं, बहुत बढ़िया। मम्मी जी आप भी बता रही हैं, चलिए ठीक है। ओके, ए वाले में सुनाइए। ए साइंस का बी नहीं होगा, क्यों बी नहीं होगा, क्योंकि IDSP में जो स्वास्थ्य केंद्र पर जो लोग लाए जाते हैं उनसे सूचना एकत्र की जाती है, तो उनसे क्या कहा जाता है, वो पैसिव। जैसे आप किसी हेल्थ सेंटर पे आए हैं, ठीक है, और आपसे सूचना ली जा रही है, ठीक है, तो पैसिव सर्विलांस, एक्टिव सर्विलांस नहीं, ठीक है। ऑप्शन इसका ए होगा, ठीक है, पैसिव होगा, ठीक है। नहीं नहीं, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। पैसिव सर्विलांस से मरीज स्वयं हेल्थ फैसिलिटी पर आता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, उसको पैसिव कहते हैं, ठीक है। पैसिव जैसे आपका रूटीन रिपोर्ट सिस्टम को पैसिव है, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, हेल्थ वर्कर एक्टिवली केसेस खोजते हैं, जब आप खोजें तो आपका एक्टिव सर्विलांस है। अब जब लोग खुद हेल्थ सेंटर पे आ रहे हैं तो वो आपका पैसिव है, ठीक है जी। हेल्थ सेंटर पे खुद आ रहा है तो फिर वो पैसिव है, ठीक है। बहुत बढ़िया, रामकृति समझ गया, ठीक है। हाँ, अगर हेल्थ वर्कर खुद जा रहे हो तो फिर एक्टिव है, और अगर हेल्थ वर्कर आपको पकड़ के ला रहे हैं तो भी वो पैसिव ही आएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPCDCS प्रोग्राम टू टारगेट। ये मैंने पढ़ाया है, अगर गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। NPCDS कार्यक्रम किसके नियंत्रण हेतु शुरू किया जाता है। कैंसर, कार्डियक डिजीज, डायबिटीज, और ऑफ द। आप लोग आंसर में देख रहे हो, अगर गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा। 31 का डी। ओके, आप डी बता रहे हैं, गलत हो सकता है वैशाली जी, कौशाली जी। ओके, वेल ठीक है, सबका डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, आपको पता होगा। ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए चला है, इसमें कैंसर है, कार्डियक डिजीज है, डायबिटीज है, और आपको सर्वाइकल कैंसर वगैरह, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। सो ऑप्शन नहीं करेंगे। अच्छा जी, डिस्कस करा था, चलिए ठीक है, याद आ गया आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग PBS फॉर NSDs इज डन अमॉन्ग डैश ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। मैंने पढ़ा, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि NCDS के लिए पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग किस वर्ष से अधिक आयु वर्ग में की जाती है। 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष। आंसर सोच के बताइए। बहुत बढ़िया जी, जी राम को दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही है, 30 वर्ष। 30 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए इसको स्क्रीनिंग की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, किसी स्वास्थ्य संस्था को फर्स्ट रेफरल यूनिट घोषित करने हेतु 24 घंटे उपलब्ध निम्न सुविधाओं में से कौन सी एक आवश्यक नहीं है।
अजीत जी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल फैसिलिटी में वर्क कर रहे हैं। विनोद जी आपका भी गलत नहीं होना चाहिए, आप एक फार्मा में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। किसी स्वास्थ्य संस्था को फर्स्ट रेफरल यूनिट घोषित करने हेतु 24 घंटे उपलब्ध सुविधाओं में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? ए शल्य चिकित्सा सुविधा, बी न्यूबॉर्न केयर, सी ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी एंड डी इम्यूनेशन फैसिलिटी। बताइएगा। ओके, बहुत बढ़िया दीपक जी, ये बता रहे हैं आप बता रहे हैं डी। ओके राम कहते जी, बहुत बढ़िया, डी बता रहे हैं, ठीक है। रूप जी आप ये बता रहे हैं, और भी लोग आंसर देख लेते हैं। कहाँ फंस गई हैं आप? ये बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छा जीत जी, बहुत बढ़िया, आप लोग सुमित गलत नहीं होना चाहिए। भाई ये बताइए, जब रेफरल फर्स्ट रेफरल यूनिट होगा वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे ऑपरेशन की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। वहाँ पे बच्चों में आपका न्यूबॉर्न केयर भी होना चाहिए, एनआईसीयू भी होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। और ब्लड स्टोरेज तो बिल्कुल जरूरी है। बट टीकाकरण कोई जरूरी, टीकाकरण बाद में भी चल सकता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा कुछ भी हुआ, टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, नहीं डी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिक इज कंडक्टेड एट प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर एनएचआरएम फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक है। एनआरएचएम के अंतर्गत जीवन शैली रोगों हेतु प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में से कौन सा क्लिनिक संचालित किया था? बताइएगा। ए एनसीडी क्लिनिक, बी हाइपरटेंसिव क्लिनिक, सी पेन एंड प्लेक्टिव क्लिनिक, और डी डायबिटिक क्लिनिक। नहीं पर मुझे आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ना, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। चूंकि इन लोगों ने पढ़ा है, इन लोगों को गलत हो फिर बेकार है, ठीक है। इन लोगों को मैंने काफी मैं रटवाता हूँ ना, अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहा तो फिर वो थोड़ी दिक्कत लगता है, ठीक है। दुख होता है। 34 का ए, ठीक है। एनसीडी क्लिनिक बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। जीवन शैली सुधारने के लिए आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बिल्कुल सही, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है जी, ये सभी का सही है। जैसे को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियो सभी आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किस विशाल भूभाग का हिस्सा था ध्यान दीजिएगा, था, ठीक है। जुरासिक भाग, आर्यवर्त, इंडियाना, या फिर गोंडवाना। बताइएगा इसका आंसर। आप ये मत सोचिए कि सर पुराना क्वेश्चन, पुराने नए पे मत जाइए, उस क्वेश्चन के रिलेवेंस के अकॉर्डिंग। हाँ मुझे पता नहीं पड़ा था, मुझे पता है लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है इस समय। चलिए, हाँ। भारतीय उपमहाद्वीप मूल में से किसका विशाल भूभाग का हिस्सा था? जुरासिक भूभाग, आर्यवर्त, इंडियाना, या फिर गोंडवाना लैंड। मैसेज आ गया है कि इट्स टाइम फॉर बैट। 35 का डी। आप तो सो गई थी, जग गई क्या फिर से आप? बिल्कुल डी सही है, जो गोंडवाना कॉन्टिनेंट है, ठीक है, महाद्वीप है। भारत इसी उपमहाद्वीप का भूभाग है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ ये सभी का सही होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ठीक है, भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया? 4, 6, 7, 8। ये भी लगभग सभी का सही होगा कि भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। अब सर यहाँ से फिर जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गोल्ड कम्युनिटी कॉलेज चले आया, अच्छा ओके, हाँ। जी। 6, अरे भैया कहाँ से 6 लगा दिया आपने? नहीं, ब्लंडर मिस्टेक है तो। कक्षा 6 में पढ़ाया था भाई तो। अच्छा, ज्योग्राफी आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है ओके। अभी 6 बता रही हैं, क्या हुआ है आप लोग को? चलिए ठीक है, सही सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है। मुख्यतः 4, कक्षा 6 का है तो पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। उत्तर पर्वतीय मैदान, उत्तर का मैदान, पर्वतीय पठार, और तटीय मैदान या द्वीप, ठीक है। इसका आंसर ए था, सिंपल सा, पता नहीं क्यों आप लोग अलग अलग लगा रहे हैं। तो कक्षा 6 का क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप 7 बता रहे हैं, क्या बात है त्रिपाठी जी, कहाँ चले गए संजय जी? प्राकृतिक भौगोलिक कह रहा, प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ समझिए ना, प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र है, प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र, नहीं समझ रहे हैं आप लोग? चेक करिएगा, ठीक है। प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र 4 ही है, ठीक है। नॉर्दर्न 4 ही है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 4 है, अब आगे पता नहीं, ठीक है। 4 ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो गंगा का मैदान इसी में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो गंगा और सिंधु का मैदान ढूंढ रहे सब इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है? बताएंगे आप, किसकी सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है?
सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। आराम से मैप को थोड़ा दिमाग में लगाएंगे कि किसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है। जी हाँ, वो मैं समझ रहा था कि गंगा के मैदानों को देख रहा है। प्राकृतिक भाग में इस तरह डिवाइड नहीं करते हम, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है? 36 का बी, मेघालय। ओके, आप बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सोच के बताइएगा। सिक्किम, सिक्किम तो बिल्कुल लगता है भाई, सिक्किम कहाँ से फंसा दिया आपने, ठीक है। चलिए वेल, इसका आंसर जो है ये आपका बी है, मेघालय। मेघालय की जो सीमा, बी किसी का था, ओके बहुत बढ़िया संजय जी। मेघालय की जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है, याद रखिएगा। चार राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों के चारों क्या करते हैं, भूटान से अपनी सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा म्यांमार से सबसे अधिक लगती है, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा, म्यांमार मतलब बर्मा वही पुराना वाला, इसकी सीमा म्यांमार से सबसे अधिक लगती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड? तुक्का मारिए जल्दी से, फिर आगे चला जाए। बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बी से बिल्कुल सही, ठीक है। आपको पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत की पूर्व, जिसकी सीमा सबसे अधिक लगती है किससे, म्यांमार से, याद रखिएगा, ठीक है। म्यांमार से और किसकी सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सभी नीचे वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के समतल मैदान क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो उत्तर भारत के उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदानों को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र, दून क्षेत्र, खादर या फिर भामर? अच्छा, तुक्का था, मैं समझ रहा था, मुझे पता कहाँ का तुक्का आप लोग लगाते हैं, ठीक है। उत्तर भारत के जो उप हिमालयी क्षेत्र हैं इनके समतल मैदानों को हम क्या कहते हैं? तराई, दून, खादर या फिर भामर? ज्योग्राफी जल्दी स्टार्ट हो। बी, हाँ हाँ, दून तो बिल्कुल नहीं, कहाँ रुबी जी फंस गए आप। 49 कौन लगा दिया? ये डी, भामर। ओके, बहुत सही जा रही हैं आप, ठीक है। आपको पता होगा जो भामर क्षेत्र है शिवालिक की प्रवृत्ति दक्षिण कश्मीर, इसको भामर क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका भामर सही है, ठीक है, डी। बहुत बढ़िया, शिवा तुक्का आपका सही था, ठीक है। अजीत जी ओके, अफरोज जी बिल्कुल सही, ठीक है, डी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। खादर तो उपजाऊ क्षेत्र को खादर बोलते हैं, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से बना है? ए, आग्नेय चट्टान है, बी, सघन चट्टान है, सी, असंगठित अवसाद, और डी, रूपांतरित चट्टान है। तराई बिल्कुल नहीं है भाई, तराई कहाँ लग चले आया। तराई में तो कंकड़ पत्थर पाया जाता है ना, रेतीली कंकड़ पत्थर तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जो शिवालिक का क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से बनी है? आग्नेय चट्टान है, सघन चट्टान है, असंगठित अवसाद या फिर रूपांतरित चट्टान है? बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ा तेज चला जाए। वेल, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, असंगठित अवसाद। आपको पता होगा जो शिवालिक श्रेणी जो कि बिल्कुल पाद में नीचे पाई जाती है, ठीक है, इसमें पर कंकड़, बजरी, रेत, मिट्टी सभी पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? असंगठित अवसाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये वाह हिमालय का भी इससे कहा जाता है शिवालिक को, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किस प्रकार का था, ठीक है। जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे इनका धर्म मुख्यतः किस प्रकार का था? ए, भक्ति, बी, मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और डी, प्रकृति पूजा तथा भक्ति? बताइए। जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे इनका धर्म मुख्यतः किस प्रकार का था? ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सी बिल्कुल सही, रामकृति जी, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे इनका क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, ठीक है, सी इज करेक्ट। जी अफरोज जी, जी सबका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन पुराना, गलत नहीं होना चाहिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर रावी? अर्थात पुरुष नदी, बताइएगा। सी, सी क्या सोच सकता है?
सी तो ना, डी बिल्कुल सही है अफरोज जी। प्रोशनवी अर्थात रावी नदी के किनारे 10 राज्यों पर लड़ा गया था, ठीक है, 10 राजाओं का तो पानी के लिए लड़ा गया था, आपको पता 42 का, डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया, बताइएगा इसका आंसर। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या फिर यमुना। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, एक और ऑप्शन इसमें ई जोड़ लीजिएगा, गंगा। ऋग्वेद में किस नदी को मादेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? 43 का बी, ओके। 42 का डी। अरे भैया कहाँ से इतना फंस रहे हैं आप लोग। सरस्वती को नहीं कहा गया, सरस्वती का जिक्र तो बहुत कम है। सबसे अधिक उसमें रामकृति जी फंस गए आप, ठीक है। गंगा बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन मैंने अपने मन से जोड़ा था, ठीक है। गंगा का कोई जिक्र नहीं, ठीक है। इसका आंसर आपका सिंधु होगा, ठीक है। जो सिंधु, सॉरी सरस्वती लगा दी मैंने, ठीक है। जो आपका सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। जो सिंधु नदी है इन्हीं को हम, ठीक है, सॉरी सिंधु बोले, सरस्वती जो नदी है, सरस्वती नदी को हम अमृतमा, नदीतमा या फिर देवीतमा कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सबका सही, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ जी आप भी फंस गए, ठीक है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में 4 नाम दिए गए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सॉरी, इसका आंसर ई से, सॉरी बी सही था, मैं ध्यान नहीं जल्दी में, ठीक है। मैंने कहा ऑप्शन देख के हंसने लगा, जब मैंने ऑप्शन ई लगाया ना अलग से, तो मुझे लगा कोई फंसेगा नहीं, पर आप लोग फंस गया तो मजा आ गया, ठीक है। सरस्वती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक अनुष्ठानों में होता किस वेद से संबंधित है, ठीक है। वैदिक अनुष्ठानों में जो होता है वो किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी, वैदिक अनुष्ठानों में होता किस वेद से संबंधित था, बताइएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भी लगभग सभी का सही होगा। 44 का बी, बी नहीं होगा। जी जी शिवा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको पता होगा जो यज्ञ वाले होते थे, बी, जी जी बिल्कुल सही, ठीक है। जो यज्ञ के यज्ञ होते हैं ऋग्वेद से, ऋग्वेद के पुरोहितों को होता कहते हैं, उद्गाता कहते हैं, अधर्वियों कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद की पहली लाइन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। अवस्था और ऋग्वेद में समानता मिलती है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? जिंदावस्था का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत, ईरान, इजराइल या फिर मिस्र। अवस्था और ऋग्वेद में समानता मिलती है, सही बात है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। भारत, ईरान, इजराइल या फिर मिस्र। सी, इजराइल कौन लगा दिया अफरोज जी। इजराइल नहीं होगा। जिंदावस्था ईरान का जस तो, ईरान का धर्म है ना ये तो। जिंदावस्था माना जाता है कि वहीं से आर्य को बोला गया था कि आर्य वहीं से आ रहे, ठीक है। इसलिए समानता मानेगी। सी कहाँ लगा रहे हैं आप, इजराइल कहाँ। ब्लंटर मिस्टेक है जी। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी है। ईरान से ना जिंदावस्था वहीं का मूल ग्रंथ है। कहाँ फंस गया आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात, इसका आंसर बी लगाइएगा। ईरान। अवस्था जो पारसी धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, पारसी, ठीक है। जिंदावस्था का आपको नाम सुना होगा, ठीक है, शायद अगर याद आ रहा हो, ठीक है। इसका संबंध क्या है? ईरान, जिसको प्रारंभिक प्राचीन फारस कहते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। अवस्था, ऋग्वेद और अवस्था में भाषाई समानताएं पाई जाती है, क्योंकि दोनों इंडो ईरानी भार परिवार से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वहां से याद रखिएगा। और पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र है, इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फंसने में मुझे उम्मीद नहीं थी, ठीक है। आप लोगों ने ब्लंटर मिस्टेक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये लगभग सभी का सही होगा, ठीक है। पुरोहित, महिलाएं, गाय या फिर ब्राह्मण। ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द, जिसे हम ना मार सके, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जी बिल्कुल सही, गाय के लिए हम अघन्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वही गाविष्ठ था, वही मतलब मेन वहाँ का स्रोत था, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। न्यायालय, सॉरी, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की पेंशन किस राशि पर भारित होती है, ठीक है। आज मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ता, मैं जल्दी भाग गया था, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया था। भारत की संचित निधि, बी जिस राज्य में अंतिम सेवा दी उसकी संचित निधि, सी विभिन्न राज्यों की संचित निधि और डी भारत की आकस्मिक निधि। आंसर 47 का सोच के दीजिए। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की पेंशन किस निधि पर भारित होती है? जी बिल्कुल ये सही है, जो भारत की संचित निधि पे भारित होती है, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, जो राज्य का उच्च न्यायालय है इसमें से कौन सा उसका क्षेत्राधिकार नहीं है? ए परामर्शी क्षेत्राधिकार, बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सी पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार और डी अपीलीय क्षेत्राधिकार। बताइएगा इसमें से कौन सा उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं? क्वेश्चन नंबर 48 पे आप आ जाएंगे। नहीं, 48 का डी नहीं, अपीलीय अधिकार। अपील तो बिल्कुल करता है उच्च न्यायालय में, बिल्कुल अपील होता है। कहाँ से संजय जी फंस रहे हैं आप आज के छोटे मोटे क्वेश्चनों में? आप पुराने खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ठीक है, इसका आंसर ये लगाइएगा, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर इसका। ठीक है, इसका जो एडवाइजरी करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये लगाइएगा। पर्यवेक्षी अधिकार बिल्कुल भाई सुपरविजन करता है अपने नीचे के सारे कोर्ट्स को। ठीक है, इसका आंसर ए लगाइएगा। इसका एडवाइजरी परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्शी क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है जो आर्टिकल 143 में है। ठीक है, और उच्च न्यायालय को बाकी सारे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसका आंसर ए लगाइएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आप। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ये लगभग सही होगा। ठीक है, जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति जी को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को? जी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? फोर्टी नाइन का सी, संबोधित करेगा। ध्यान से, संबोधित करेगा। देना अलग चीज, संबोधित मतलब आप किसे संबोधित करके देंगे आप? जी, 49 में संबोधित किसको करके देगा? नहीं भाई, नहीं, राज्यपाल को नहीं देगा, ये राष्ट्रपति को करेगा। जो भी सेना के अधिकारी होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश वगैरह है, जब सब संचित रीस ले रहे हैं तो सभी संबोधित करने के बाद तो सब राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। ठीक, जैसे डीएम एसपी जो केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी, वो भी सिर्फ संबोधित करना होगा तो फिर राष्ट्रपति को करेगा। ठीक है जी, इसका आंसर ये लगाइएगा, ये बिल्कुल सही। ठीक है, आर्टिकल 217 के थ्रू क्या करेगा वो? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर, संबोधित की बात करेगा, संबोधित करने का। ठीक है जी, ये लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। चलिए, भारत में मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसकी देन है? बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। भारत में जो मोबाइल कोर्ट की बात करते हैं, इसकी अवधारणा किसने दी थी? बताइएगा। जैसे मैं लिखा था ना, लोक सेवा आयोग, तो मैं तो क्वेश्चन पूछता, देखा फंसा क्या पूछूं। लोक सेवा आयोग का जो जैसे मान यूपी पीसीएस का लोक सेवा आयोग है, ये भी जब त्यागपत्र देगा तो ये भी राष्ट्रपति को देगा, इनको नहीं देगा राज्यपाल को। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाएंगे आप कि भारत में मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसकी देन मानी जाती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फौज जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भूतपूर्व भारत रत्न राष्ट्रपति जी थे, उन्हीं की देन मानी जाती है मोबाइल कोर्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नहीं, पीएन भगवती साहब नहीं है। पीएन भगवती साहब उसके लिए हैं, क्या कहते हैं, पीआईएल के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर सी लगाएगा। ठीक है, सी सी है इसका, सी। ठीक है, इसका आंसर सी सही। मोबाइल कोड की अवधारणा जो है का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया जाता है और ये 2007 से स्टार्ट की। ठीक है, चलिए फिर जी, चलिए फिर आज क्लास से वाइंड अप कर, कल फिर से मिलेंगे नई क्लास का। तब तक के लिए इतना है। अगर आप पास से जुड़ना चाहते हैं, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और इन नंबरों पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।